ये है हम लोग का पार्ट टेस्ट जिसमें 11th के मेजर सेक्शन है जिसमें देखा जाए आज पेपर आपने जो दिया है पहला प्रॉब्लम ग्रेविटेशन से रिलेटेड है। ध्यान से देखो इसमें क्या है, 4 पार्टिकल्स हैं ओके और मूव अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस आर अंडर द एक्शन ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स, स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल इज। तो ऐसे देखिए 4 पार्टिकल कैसे मूव कर सकते हैं किसी एक सर्कल पे। उसके लिए ये समझिए एक मास m, मास m, मास m और मास m है। इनके बीच की कुछ डिस्टेंस होगी। ओके एंड बिकॉज ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशन ये ऐसे घूमेंगे, अगर ऐसा नहीं घूमेंगे तो इनके बीच में अट्रैक्शन लगेगा और ये कहीं ना कहीं गिर जाएंगे। ओके मतलब इधर की ओर जाएगा। मान लो इसकी साइड ए है, ए है, ए है और ये भी ए है, एक स्क्वायर का साइड बनेगा तब। okay, तो अब स्क्वायर के साइड पे इस पे जो फोर्स लगता है टुवर्ड द सेंटर, ओके इसकी फोर्स की वैल्यू आपको पता है जी एम, जी एम स्क्वायर बाई जेम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और 2√2 प्लस 1 बाई 2। ओके ये फोर्स होता है। ओके ए इसकी साइड होती है और इसकी वैल्यू होती है एम वी स्क्वायर बाई आर और आर की जगह आर लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो सेंटर से इसका आर होगा वो ए रूट टू का आधा होगा, तो आर की वैल्यू होगी ए रूट टू डिवाइड बाई टू। ओके डिवाइड बाई टू, ये हो जाएगा ए बाई अंडर रूट टू। आर की जगह ए बाई रूट टू रख दो। अब ए बाई रूट टू रखोगे तो नहीं, मुझे जहाँ ए है ना उसकी जगह आर रूट टू रखिए। आर रूट टू रखोगे तो ये रूट टू का स्क्वायर टू हो जाएगा, यानी टू इंटू टू फोर हो जाएगा। तो यहाँ से एम कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल और वी इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट जी एम बाई आर टू रूट टू प्लस वन बाई फोर। अब बोलोगे सर ये रिजल्ट कहाँ से आया? रिकमेंड करूंगा डायरेक्ट याद रखो, नहीं याद होता है तो ऐसे समझिए एक फोर्स एफ था इधर की ओर, एक फोर्स एफ था। ओके इस एफ की वैल्यू थी जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ओके ये वाला फोर्स इधर और इधर, और ये एफ डैश था। ओके ये एफ डैश था। एफ डैश की वैल्यू होगी जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और ए था इसका ए रूट टू, तो ये टू ए स्क्वायर आएगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो नेट फोर्स आएगा वो किसके इक्वल होगा? रूट टू एफ प्लस क्या होगा? एफ डैश। इस तरीके से आप ऐड करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट ये लर्न रखना है और उसको एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर कर देना, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है चलिए अगली प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। देखो पूछा क्या जा रहा है आपसे? आपसे ये पूछा जा रहा है कि देखो दो पार्टिकल्स हैं q एंड माइनस टू क्यू, दे आर फिक्स ऑन एक्स एक्सिस एट ए एंड टू ए। ओके और टू ए पे रखा गया है, जैसे x इक्वल टू ए इधर है और x इक्वल टू टू ए इधर है। इस पर है चार्ज q और इस पे क्या है? माइनस ऑफ टू क्यू। अब पूछा क्या गया है, फ्रॉम ओरिजिन रेस्पेक्टिवली व्हाट पोजीशन ऑन द एक्सिस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होगी? ये x इक्वल टू जीरो है। तो ध्यान से सोचो, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जब अपोजिट नेचर का चार्ज है तो इसके बाहर होगा, और बाहर किधर साइड होगा? छोटे वाले चार्ज के साइड, तो यानी क्यू वाले साइड की तरफ होगा, कहीं इधर की ओर होगा। पता नहीं ओरिजिन पे होगा कि इधर होगा, ये नहीं पता है। ओके तो कहीं इधर की तरफ ही होगा, तो ये प्लस माइनस तो नहीं होगा, ये तो पहले ही गलत हो गया। ओके एक्स इक्वल टू प्लस भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका मतलब ये माइनस ही होगा, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? ओके आप चाहो तो न्यूट्रल पॉइंट का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो, बट इतना हमें पता है किस साइड होगा, उससे हमने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया और एक ही आंसर आया। क्लियर? चलिए अगले पार्ट की ओर ध्यान से देखिए। एक सिलेंडर है, चार्ज Q एट द सेंटर, इसके अंदर चार्ज Q रख दिया गया। फाई इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कर्व सरफेस। अब ध्यान से देखो, इसमें कर्व सरफेस और प्लेन सरफेस दोनों है, तो हमें प्लेन सरफेस से बताना है। फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन सरफेस ए। ओके प्लेन सरफेस का इसको 5p मान लो, तो इसका भी 5p होगा, दोनों बराबर ही होंगे, सिमेट्रिक है तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? टोटल फ्लक्स होगा प्लेन सरफेस का फ्लक्स इंटू टू एंड प्लस कर्व सरफेस का फ्लक्स, और इसकी वैल्यू होती है q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? ओके कर्व सरफेस का तो 5 गिवन है, तो इसको माइनस कर दो। टू टाइम्स ऑफ फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस इक्वल टू टोटल फ्लक्स माइनस कर्व सरफेस का फ्लक्स। ये सही है, और मुझे प्लेन का निकालना है, क्या इसको आधा कर दें? ये हो जाएगा वन बाई टू टाइम्स ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाइव। ये है आंसर, ये है प्लेन सरफेस का फ्लक्स। क्लियर है? सेकंड ऑप्शन आपका बन जाएगा। क्लियर है? आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो ये बहुत ही प्यारा सा प्रॉब्लम है, बोला गया है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू nth पावर है, होता तो r स्क्वायर है लेकिन nth पावर है। तो बताइए कि टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट क्या होगा? तो ऐसे लिखो, फोर्स जो है वो जी एम वन एम टू या जी एम एम बाई आर पावर एन है, और इसकी जगह हम क्या एम आर ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है? ओमेगा से हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे। तो ये बताइए ओमेगा जो होगा, ओमेगा स्क्वायर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वन अपॉन आर पावर एन प्लस वन। ये एन था, एक और जाके जुड़ जाएगा, तो ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर पावर एन प्लस वन का क्या होगा? आधा। अब एन प्लस वन का आधा हो गया, टाइम पीरियड तो
2 पाई बाई ओमेगा होता है, ये तो उल्टा होगा। तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर पावर क्या होगा? n+1/2, आर पावर n+1/2। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकंड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है ये, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। एक बात बताइए पोटेंशियल जो है एक्स, वाई, जेड तीनों में वेरी कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में भी होगी, वाई में भी होगी और जेड में भी होगी। तो पहले तीनों निकालो। इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन किसके इक्वल होगा? डीवी बाई डीएक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे ये 5 आ जाएगा। ओके क्योंकि 5 और ये वाई का तो 0, जेड का भी क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही ई वाई निकालेंगे तो वाई का कोफिशिएंट ये 3 आ जाएगा और जेड का क्या निकालोगे? √15। मैं प्लस माइनस नहीं ले रहा हूँ क्योंकि जब तुम ई लिखोगे अंडर रूट में स्क्वायर ही करना है। ई एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा? ई वाई स्क्वायर एंड प्लस क्या होगा? ई जेड स्क्वायर। जब तुम इस सबको स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस √15 का स्क्वायर 15 होता है। ओके 25 प्लस 9 प्लस 15 ये √49 आ रहा है। इसकी वैल्यू तो 7 आ जाएगी। 7 यूनिट आएगा या न्यूटन पर मीटर जो भी लिखना है, न्यूटन पर कूलम जो भी लिखना है आप बना लीजिए। 7 आंसर है इसका न्यूमेरिक। ओके चलिए दूसरा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ध्यान से देखिए। एक कोई बड़ा मास है m, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, m और कैपिटल M माइनस स्मॉल m। ऐसे दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया और दो पार्ट में डिवाइड किया गया तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमाइज तभी होगा फॉर अ गिवन डिस्टेंस जब ये दोनों मासेस आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। m इक्वल टू क्या होगा? कैपिटल M माइनस स्मॉल m या 2 टाइम्स ऑफ m इक्वल टू कैपिटल M। आपसे पूछा क्या था? स्मॉल m बाई कैपिटल M इसके इक्वल होगा 1/2 या 1:2। ऑप्शन कौन सा होगा? फर्स्ट। कैसे करते हैं? फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं और उसको डिफरेंशिएट करते हैं m के रिस्पेक्ट में फिर पुट इट इक्वल टू 0। क्लियर? ओके m के लिए r के हिसाब से वेरिएबल नहीं बनाना है इसमें क्योंकि r फिक्स है, किसी गिवन डिस्टेंस के लिए मास क्या होंगे। अब आइए ये भी फॉर्मूला है, एक सेमी सर्कुलर रिंग है, चार्ज क्यूब है, यहाँ पे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पूछा है। ओके इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये होता है q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और पोटेंशियल है k q बाई r k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। ये तो बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ लोग को ऐसे याद होगा 2k लैम्डा बाई r ऐसा भी याद होगा। तो ऐसा कर लो 2k की जगह है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा को क्या लिखते हैं? चार्ज पर यूनिट लेंथ q बाई लेंथ कितना होगा? पाई r और नीचे एक और r। ओके इससे डिवाइड कर दो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट पाई स्क्वायर r स्क्वायर। चाहे आप इस फॉर्मूले से याद कर लो या डायरेक्ट q के टर्म में फॉर्मूला याद है और पोटेंशियल तो पता ही है k q बाई r होता है चाहे कुछ भी कर लो। ठीक चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या है? प्लैनेटरी मोशन है मतलब केपलर लॉ लगा सकते हैं। प्लैनेट रिवॉल्व इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन, द लीनियर स्पीड ऑफ प्लैनेट विल बी मैक्सिमम। आपको पता है कि जब प्लैनेट बहुत पास होता है सन के तो स्पीड उसकी सबसे ज्यादा होती है। तो स्पीड सबसे ज्यादा ये अगर सन है, प्लैनेट अगर इस पॉइंट पे होगा जिसको पेरिजी बोलते हैं पास का पॉइंट, वहां पर स्पीड सबसे क्या होगी? ज्यादा होगी। और स्पीड सबसे ज्यादा होने का मतलब पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगी। हमें लीनियर स्पीड पूछा था तो यानी पॉइंट ए ही होगा जहाँ पे स्पीड सबसे क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्लियर? ऐसे ही अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो ये भी एक बहुत ही प्यारा-सा प्रॉब्लम है। इसमें पूछा क्या गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो ये 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दे रखे हैं। ऐसे देखो ये 20 वोल्ट का है, ये 30 वोल्ट का है, ये 40 वोल्ट का है। तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। या तो इधर होगी या तो इधर होगी, ये हमको पता नहीं है। हमेशा याद रखना पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हो तो पोटेंशियल धीरे-धीरे घटता है। जब पोटेंशियल घटता है, तो ये 40 है, ये 30 है, ये 20 है। मतलब आप इधर की ओर, ऊपर की ओर जाते हैं तभी पोटेंशियल घट रहा है, नीचे की ओर तो नहीं घटेगा। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है जो मैंने आपको ड्रॉ की है अभी-अभी। तो ये 30 डिग्री पे तो ऑलरेडी था, थीटा 30 डिग्री दे रखा है। 30 से भी 90 अगर करोगे तो टोटल 120 होगा। तो या तो ये आंसर सही होगा या तो ये आंसर सही होगा। क्लियर है? ओके, 60 डिग्री तो नहीं होगा। क्लियर? अब इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो 10 सेंटीमीटर है, क्लियर है? लेकिन हमें जो डिस्टेंस चाहिए वो परपेंडिकुलर चाहिए। तो ये 10 का साइन 30 ये 5 सेंटीमीटर आएगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो चेंज इन पोटेंशियल बाय बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस डेल्टा डी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 20 30 का चेंज है 10 ओके अपॉन 5 सेंटीमीटर। ओके 10/5 सेंटीमीटर 10 वोल्ट है तो ये आ जाएगा 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर या फिर 200 वोल्ट पर मीटर। ओके ऐसे भी कर सकते हैं 200 वोल्ट पर मीटर और कितने एंगल पे था 120 डिग्री पे था। बस हम वैल्यू निकाले हैं क्योंकि बाकी हमें पता था। ओके डायरेक्शन हम पहले प्रेडिक्ट कर लेते हैं। दूसरी चीज एक चार्ज पार्टिकल क्यू है एंड
उसको एक्सेलरेट किया गया पोटेंशियल V से और एंटर किया जाता है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, व्हिच एक्सपीरियंस सम फोर्स V। अगर हम पोटेंशियल को बढ़ा देते हैं तो फोर्स क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, फोर्स पोटेंशियल बढ़ाओगे तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, ज़्यादा स्पीड होगी, तो ज़्यादा फोर्स लगेगा। जो फोर्स लगता है वो किसके इक्वल लगता है? Q, V, B, V वेलोसिटी होती है। अब वेलोसिटी का एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल से क्या लेना-देना है? देखो चार्ज इंटू एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ही काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसको हम हाफ mv² लिखते हैं। जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है और जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वी है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कैपिटल वी। अगर हम v को v से 5 भी करते हैं, 5 गुना करते हैं, तो जो नया फोर्स है वो अंडर रूट 5 टाइम्स ऑफ पुराना फोर्स हो जाएगा। ओके, अंडर रूट 5 टाइम्स ऑफ पुराना फोर्स हो जाएगा। क्लियर है? ओके, काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है पोटेंशियल। अब अगला क्या है, एक सैटेलाइट है व्हिच इज ऑर्बिट अराउंड द अर्थ विद अ टाइम पीरियड टी। टी टाइम पीरियड से सैटेलाइट घूम रहा है। इफ अर्थ श्रिंक टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस विदाउट चेंज इन इट्स मास, देन पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट विल बी। नहीं बदलेगा। बताते हैं क्या होगा। जो सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर घूमता है वो तो ऐसा कुछ होता है 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब बाई जी एम। ये अर्थ के मास पे डिपेंड करता है और सेंटर से डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर अर्थ का मास चेंज ना हो और सेंटर से डिस्टेंस चेंज ना हो तो सैटेलाइट का टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। तो अर्थ के श्रिंक या स्वेल होने से सैटेलाइट के टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ये एक सिस्टम दे रखा है और बोला है नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज 0। तो आपको बताना है इस Q का क्या मान होगा। सिंपल आसान सी बात है। ओवरऑल इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख लो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाई R। सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे K Q Q बाई बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? रूट 2a प्लस फिर यहाँ से देखो के क्यू स्क्वायर बाई के क्यू स्क्वायर बाई ए, इसके बीच की डिस्टेंस। अब इसका कितना होगा? प्लस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई ए और इसको हम किसके इक्वल रख देंगे? 0। अब यहाँ से आपको के क्यू बाई ए तो कॉमन हो जाएगा, क्यू बाई अंडर रूट 2 प्लस क्यू प्लस क्या होगा? आपने क्यू कॉमन लिया है ना? हाँ, तो क्यू बाई ए को तो 1 ही लिखेंगे तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ से स्मॉल q की वैल्यू निकाल लेनी है, नहीं कैपिटल Q की वैल्यू निकालनी है। कैपिटल Q जिसकी वैल्यू होगी 1 प्लस 1 बाई रूट 2 इक्वल टू माइनस क्यू। तो आंसर आ गया q इक्वल टू माइनस रूट 2 क्यू बाई रूट 2 प्लस 1। ओके, अब ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है तो ऊपर नीचे रूट 2 से गुना कर दो, ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? सेकंड। क्लियर है इतना? ओके, बेसिकली करना क्या था, जो प्रॉब्लम में बोला है कि ओवरऑल पोटेंशियल ये 0 है, आप पोटेंशियल ये लिखिए और उसको 0 के बराबर कर दीजिए। समझ गए? ओके, चलिए तीसरे पार्ट की बात करते हैं। देखो ये बहुत ही मतलब एक अपने आप में स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम है और बहुत टफ भी है अगर आप देखें तो कॉन्सेप्चुअली हम सबसे आसान तरीके से करने की कोशिश करेंगे। जब भी हम इस तरीके का प्लेट 4 प्लेट बनाते हैं, तो उस 4 प्लेट में टोटल जो भी चार्ज होता है सिस्टम का, उसका टोटल का आधा इस पे हो जाता है और आधा इस पे हो जाता है और अंदर जो होते हैं वो इक्वल अपोजिट चार्ज होते हैं। क्लियर है? ओके, तो इक्वल अपोजिट चार्ज होगा, तो Q2 और Q3 का सम तो 0 रहेगा। ओके, जितना चार्ज इस पे उतना चार्ज इस पे। लेकिन इस सिस्टम पे इक्वल इक्वल भी चार्ज होता है तो इन दोनों का सम निकालूं मैं ओवरऑल चार्ज, तो ये ओवरऑल चार्ज होगा Q2 माइनस Q3। ओके, Q2 माइनस Q3 इज द सम ऑफ चार्ज ऑन इनर सरफेसेस। इन दोनों पे माइनस किया तो 0 नहीं होगा, इसमें 5 है, इसमें माइनस 5 है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड निकालूं तो मैं 10 मानूंगा। ठीक है, 5 और 5 10, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, माइनस करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसका आधा कर देता हूँ, किसी एक के इनर प्लेट का चार्ज हो जाएगा, तो अगर मैं इसका चार्ज Q मानूं अंदर वाले का, तो Q इक्वल टू Q2 माइनस Q3 बाई 2 हो जाएगा। और अब हम Q इक्वल टू, याद है C भी एक फॉर्मूला। ओके, तो V इक्वल टू क्या होता है? Q बाई C। ये जो चार्ज इसको C से डिवाइड करो, आंसर आएगा Q2 माइनस Q3 बाई 2 टाइम्स ऑफ C। Q2 माइनस Q3 डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ C। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3। क्लियर है इतना? ओके, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। केपलर लॉ। केपलर लॉ क्या बोलता है? टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का क्यूब होता है, या टी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट इनटू आर क्यूब, या फिर टी स्क्वायर आर पावर माइनस 3 इक्वल टू क्या होता है? कोई भी कांस्टेंट होता है। इस तरीके से केपलर का थर्ड लॉ डिफाइन होता है। क्लियर हुआ इतना? ओके, ये तो बेसिक फॉर्मूला ही पूछ लिया गया था, इसमें कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। अब आइए इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन की क्या बतानी है? वर्क डन बतानी है।
तो वर्क डन बताते समय हम वर्क डन को ना बता के पोटेंशियल एनर्जी बता दें। ओके, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? किसी सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करने का जो पूरा वर्क डन होता है, वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब सोचो, इसमें टोटल 4 चार्ज हैं, 6 पेयर बनेंगे। देखो इस क्यू का क्यू के साथ, इस क्यू का क्यू के साथ, इस क्यू का क्यू के साथ, इसका क्यू के साथ। के Q1 Q2 बाई आर, के Q1 Q2 बाई आर, के Q1 Q2 बाई आर, के Q1 Q2 बाई आर। ओके, टोटल तो ये 4 बनेंगे लेकिन माइनस में। तो -4 के क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस 2 पेयर्स इसके बनेंगे, क्यू क्यू का क्यू स्क्वायर और माइनस क्यू का भी क्यू स्क्वायर। तो के क्यू स्क्वायर बाई ए की जगह ए रूट टू इंटू क्या होगा 2, ऐसे 2 पेयर हैं, जैसे यहाँ पे 4 थे। अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर जो आएगा ये उससे इससे ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर इज -4 प्लस रूट टू के क्यू बाई ए, के क्यू स्क्वायर बाई ए। ओके, ये तो बन गया। ये पोटेंशियल एनर्जी है और आपसे पूछा गया वर्क डन इन प्लेसिंग 4 चार्ज कॉर्नर ऑफ स्क्वायर साइड एज़ शोन इन द फिगर। तो आप इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो तो यही वर्क डन आएगा, मतलब ये 4 माइनस रूट 2 आप लगा सकते हैं यहाँ पे, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये 4 प्लस रूट 2 तो नहीं होगा। ओके, ये ए स्क्वायर नहीं होगा, ये डायमेंशन ही गलत है, तो यही बनेगा। ओके, यहाँ पे माइनस में आएगा आंसर। ओके, तो एज पर द ऑप्शन तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन मैच हो रहा है। क्लियर है? ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में है, ध्यान से देखना। ठीक है? चलो, अगले पार्ट की ओर देखें। देखिए, ये केपलर लॉ से रिलेटेड सवाल है। इसमें बोला गया है कि जो प्लैनेट हैं, वो सन से जॉइन किएगी लाइन को और इससे 2 एरिया बना रहे हैं और ए और बी की जो एरिया है, वो शायद सेम है। इलिप्टिकल ऑर्बिट assumed to be the T1 T2 represent time to ठीक है। Okay. अब बोला क्या गया है विद सन एट फोकस द शेडेड एरिया ए एंड आल्सो इन द फिगर कैन बी assumed टू बी इक्वल। हाँ, गुड। एरिया को सेम किया गया। तो आप ये बताओ, एरियल वेलोसिटी तो सेम होती है ना, एरिया बाय टाइम इक्वल टू A2 बाय T2। ओके, और अगर बोला जाए कि एरिया सेम है, A1 और A2 सेम है, इसका मतलब है T1 और T2 भी दोनों क्या होते हैं, सेम। मतलब सेम एरिया ट्रैवर्स करने के लिए सेम टाइम लगता है। ओके, तो इस बार का टाइम क्या होगा, ये आपका सेकंड होगा। इस ये कहाँ से डिराइव किया गया, कैपिटल सेकंड लॉ से। क्लियर? ओके, चलिए अब अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P है, ये गिवन है आपको। प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड E, यहाँ पे ऐसे 30 डिग्री पे प्लेस किया गया है। फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन AB टू E डैश B डैश, E डैश B डैश हमें ऐसा करना है। सुनो, नाउ व्हाट विल द वर्क रिक्वायर्ड सो दैट द पॉइंट A कोइंसाइड्स विद B। पॉइंट A डैश कोइंसाइड्स विद B, मतलब इसको यहाँ पे लेके आना है। मतलब कि डाइपोल को वैसे उल्टा घुमा देना है, मतलब यहाँ 30 पे था, अब घुमा के 180 कर देना है। थीटा 1 जो था वो 30 डिग्री था और थीटा 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री। अब बताओ वर्क डन किसके इक्वल होता है? वर्क डन होता है पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब बताओ पीई कॉस 30 माइनस कॉस 180। क्लियर है इतना? कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 30 हो जाएगा रूट 3 बाई 2 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। रूट 3 प्लस 1 बाई रूट 3 प्लस 2 बाई 2, रूट 3 प्लस 2 बाई 2 पीई। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? सेकंड। ओके, चलिए अब अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज प्रोपोर्शनल टू। देखिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी मास पे डिपेंड ही नहीं करती है। ओके, चाहे सैटेलाइट की हो या किसी की भी हो, वो मास पे डिपेंड नहीं करती। तो इसका मतलब मास पे नहीं डिपेंड करती, तो मास की पावर आप क्या लगाएंगे, जीरो लगाएंगे। ओके, चलिए आइए, पोटेंशियल बैरियर का एक प्रॉब्लम है। पोटेंशियल एनर्जी एक्स पे दे रखी है, एक पार्टिकल है, इसका मास है 1 केजी और इसकी टोटल एनर्जी दे रखी होगी 2 जूल है। क्लियर? ओके, तो सबसे पहले मैक्सिमम स्पीड बतानी है। हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। टोटल एनर्जी फिक्स है, तो पोटेंशियल अलग-अलग जगह पे अलग-अलग है, तो काइनेटिक भी अलग-अलग जगह पे क्या होगी, अलग-अलग होगी। ठीक है? ओके, तो हम पोटेंशियल काइनेटिक की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, तभी स्पीड की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो काइनेटिक जब सबसे ज़्यादा होगा, तो पोटेंशियल सबसे क्या होगा, कम। तो हम सबसे पहले मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। एक काम करो, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए du बाई dx को जीरो करोगे और du बाई dx जब तुम निकालोगे 4x पावर क्यूब आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x क्यूब और माइनस क्या हो जाएगा x, और इसे तुम जीरो कर दो। डिफरेंशिएट करोगे, 4 से 4 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, x क्यूब माइनस x इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से दो चीज मिला, x इक्वल टू या तो जीरो मिलेगा या x इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, प्लस माइनस 1। ओके, जब तुम यहाँ पे 1 जीरो रखोगे तो जीरो आ जाएगा और 0 पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है? 0 आ रही है और 1 पे जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है U, ये आ रही है 1/4 माइनस 1/2। आंसर इज -1/4। आंसर कितना है? -1/4। क्लियर है? अब ये जो -1/4 है,
इसी के बारे में बात करेंगे। चलो -1/4 पोटेंशियल सबसे मिनिमम है। तो बताओ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्लस मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ये बन जाएगा टोटल एनर्जी ई। इसकी वैल्यू है 2। तो काइनेटिक एनर्जी की मैक्स वैल्यू प्लस पोटेंशियल एनर्जी -1/4 इक्वल टू 2 है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी? 2 प्लस 1/4 और ये हो जाएगा 9/4। अभी 9/4 किसके इक्वल होगा? हाफ एम वी स्क्वायर, मास है 1 इंटू वी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो वी स्क्वायर इक्वल टू आएगा 9/2 और वी किसके इक्वल हो जाएगा? 3/√2। वी किसके इक्वल होगा? 3/√2। ये बन जाएगा आपके लिए फाइनल आंसर। क्लियर है? ओके। अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। कार जो है सर्कुलर ट्रैक पे चल रही है और पूछा गया है कि एंगल मेड बाय रॉड विद द ट्रैक कितना होगा, और रॉड की लेंथ आपको दे रखी है, ओके, और स्पीड दे रखी है, रेडियस दे रखी है, पेंडुलम बॉब सस्पेंडेड है। एक बात बताइए, पहले उसका एक्सीलरेशन बताओ कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर होता है। स्पीड कितनी है? स्पीड है 10 इंटू 10 बाई रेडियस है 10। क्या इसका आंसर 10 होगा? अब बताओ टेन थीटा किसके इक्वल होता है? टेन थीटा होता है बॉब का ए बाई जी। एक्सीलरेशन भी 10 है और जी भी 10 है। क्या 1 होगा? और 1 तभी होता है जब 10 कितना एंगल होता है? 45 डिग्री। तो अब बताइए यहाँ से थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? थीटा हो जाएगा 45 डिग्री। थीटा कितना होगा? 45। यही आपसे पूछा था। ओके, चलो अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एक रॉड है, रेडियस ऑफ gyration निकालना है उसका। रॉड की लेंथ L है, मास m है, अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू द लेंथ, पासिंग थ्रू द पॉइंट एट डिस्टेंस L/3 फ्रॉम वन एंड ऑफ द रॉड। देखो, ये रॉड है। ठीक है। इस रॉड में इसके किनारे से 1/3 पे, किनारे से 1/3 पे। तो ये बताओ सेंटर से कितने पे होगा? सेंटर से L/6 हो जाएगा। ओके, तो अब इसका पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकालो। I इक्वल टू आई सी एम प्लस एम इंटू L/6 का होल स्क्वायर। मैं स्मॉल एल लिख देता हूँ। ओके, तो आई सेंटर ऑफ मास कितना होता है? ml² / 12 प्लस ml²/36। ओके, अब बताओ ये कितना होगा? यहाँ पे 36 को एलसीएम लेंगे और 3, हाँ, 3 ml² प्लस ml², ये 4 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ml²/9। अब बताओ रेडियस ऑफ gyration किसके इक्वल होता है? रेडियस ऑफ gyration का फॉर्मूला होता है √I/m। आई किसके इक्वल है? ml²/9 इंटू m। m से m कैंसिल हो जाएगा। l बाई ये कितना आ जाएगा? 3। l/3 आपका क्या होगा? आंसर। ये रेडियस ऑफ gyration। रेडियस ऑफ gyration निकालने का तरीका क्या है? जिस भी एक्सिस के अबाउट पूछा जाए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, √I/m कर दो, k की वैल्यू आ जाएगी। ओके, चलो अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो, मोटर इज यूज्ड टू डिलीवर वाटर एट अ सर्टेन रेट थ्रू गिवन हॉरिजॉन्टल पाइप दैट डिलीवर्स n टाइम्स वाटर थ्रू द सेम पाइप। तो उसके लिए पावर क्या करना पड़ेगा? एक बात बताते हैं, सुनिए। जब n टाइम्स आप करते हैं ना, तो जो फोर्स है वो, जैसे जो मास फ्लो रेट है dm/dt, वो हो जाएगा n टाइम्स। ओके, जो फोर्स है वो हो जाएगा n² टाइम्स, और जो पावर होता है वो हो जाता है n³ टाइम्स। ये डायरेक्ट आपको याद करवाया गया है क्लास में। तो जब भी आप याद रखो कि पाइप के फ्लो को n टाइम्स बढ़ाना होता है, तो उसकी पावर n³ टाइम्स बढ़ जाएगी। जैसे मान लो 2 हॉर्स पावर से कोई पावर पानी आ रही है, तो अगर मुझे पानी को डबल करना है तो 2 का क्यूब यानी 8 हॉर्स पावर यूज करना पड़ेगा आपको। सेम चीज को मतलब 8 टाइम्स ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द डबल वैल्यू। ओके, तो जब भी n गुना करोगे तो n का क्यूब होगा पावर में, फोर्स में n का स्क्वायर होगा, और मास और वॉल्यूम रेट में n होगा। याद रहेगा इतना? चलिए, अब अगला पार्ट जो है, एक बॉडी है, इसका मास 1 केजी है और वर्टिकल सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस 1 मीटर इसमें घूम रहा है। डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट। ध्यान से देखना, अगर एल लेंथ की स्ट्रिंग को ऐसे घुमाया जाता है तो यहाँ और यहाँ की जो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा। और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कितना होता है? एमजीएल ऊपर और एमजीएल नीचे, कुल हो जाएगा 2 mgl। ये डायरेक्ट याद रखा करो। 2, मास कितना है 1, जी कितना है 10 और एल कितना है 1। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 20 जूल के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट ही करेक्ट है। ओके, चलिए 24th नंबर पे बात करते हैं। ये अब एक रॉड है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 है। ये हमें पहले से याद है बट उस क्वेश्चन में दे रखा है। इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? इसका मतलब रॉड को यहाँ से छोड़ा जाता है। एक बात बताओ, नीचे की ओर mg लगेगा ना फोर्स, और ये फोर्स mg है तो इसको घुमाने की कोशिश करेगा, तो टॉर्क किसके इक्वल होता है? mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2। अब बताओ अल्फा किसके इक्वल होता है? टॉर्क बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया mgl/2। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ml² बाई 3।
आंसर आ जाएगा 3g/2l, 3g/2l। आंसर इज 3g, नहीं नहीं 3g/2l। ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फोर्थ। ओके, चलिए अगले पार्ट की ओर ध्यान से देखिए। एक पार्टिकल है जो एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है, मतलब 2D मोशन है। अब इस 2D मोशन में इसमें फोर्स लग रहा है और इसका मोमेंटम इस तरीके से चेंज हो रहा है, जो कि साइन और कॉस के साथ है। ध्यान से देखिए, 2D मोशन में आपको 2 ही मोशन जनरली पढ़ना है, प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर। ये चीज़ आपको क्लास में पढ़ाई गई है कि जब भी किसी चीज़ की वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, पोजीशन इस तरीके से साइन और कॉस में टाइम के साथ वेरी करे, तो ये होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये देखते ही आप तुरंत पहचान जाओ कि ये मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, ध्यान से देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फोर्स सेंटर की ओर लगता है और वेलोसिटी उधर ही होती है, टेंजेंट डायरेक्शन में उधर ही मोमेंटम होगा। तो मोमेंटम इधर होगा और फोर्स इधर होगा। इनका एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। पहले तो आंसर आ गया। अब बोलोगे मान लीजिए मुझे निकालना हो इस क्वेश्चन को, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? आप कुछ नहीं करिए, इसे एक बार डिफरेंशिएट करिए। तो मोमेंटम को टाइम के साथ जब डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा फोर्स, और फोर्स पता है, मोमेंटम पता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो और डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा तो एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। क्लियर है? एक ये भी तरीका है इसको सॉल्व करने का। अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। एक बॉडी है व्हिच इज थ्रोन वर्टिकली अप विद सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी एट सर्टेन पॉइंट टी। द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी आर इक्वल। चलो मैंने ऐसा किया कि यहाँ पे मैंने इस पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी दी के, ओके, और किसी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है, तो ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे के नॉट एनर्जी है। काइनेटिक और पोटेंशियल जो है वो के नॉट का आधा हो जाएगा। तभी तो दोनों बराबर बराबर होंगे, 50-50% एनर्जी होगी। अब हमने क्या किया, now projected the vertical, now the body is projected in, अब हमने क्या किया, इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया डबल ऑफ द प्रीवियस वेलोसिटी। तो अगर तुम वेलोसिटी को डबल कर दोगे, ओके, वेलोसिटी को डबल कर दिया तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो 4 गुनी हो जाएगी ना। काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स ऑफ के नॉट हो जाएगा। अब सुनो, अब यहाँ से तुम 4 टाइम्स ऑफ के नॉट से लॉन्च किए हो, तो अब सेम पॉइंट की बात करनी है। तो सेम पॉइंट पे देखो पोटेंशियल एनर्जी तो वही होगी के नॉट बाई टू। तो बची हुई जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो टोटल 4 के नॉट में से इसको माइनस कर दो के नॉट बाई टू, ये आ जाएगा 7 टाइम्स ऑफ के नॉट बाई टू। के नॉट बाई टू को माइनस करोगे 7 के नॉट बाई टू। अगर पोटेंशियल एनर्जी वहां की है के नॉट बाई टू, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 7 के नॉट बाई टू। अब हमसे पूछा क्या गया है, रेशियो ऑफ पोटेंशियल टू काइनेटिक, के नॉट बाई टू कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1:7। आंसर क्या आएगा? 1:7। ये बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। एक पेंडुलम है, इसका मास कुछ होगा m, लेफ्ट साइड इसको पुल किया गया h हाइट तक और उसको छोड़ देते हैं। आफ्टर इट इज रिलीज्ड इट कोलाइड विद द राइट पेंडुलम एट रेस्ट व्हिच इज ऑफ द सेम मास। आफ्टर द कोलिजन टू ब्लॉक स्टिक टुगेदर एंड रेज टू हाइट h। अच्छा जी, तो उसकी नई हाइट कितनी होगी? एक बात बताते हैं, जब इसके साथ इसका कोलिजन होगा तो मास तो डबल हो गया। जैसे मान लो m था और उसकी स्पीड u थी, ओके, तो अब ये m प्लस एम 2m हो जाएगा और इसकी स्पीड v डैश हो जाएगी। तो v डैश तो u बाई टू हो जाएगा, तो स्पीड आधी हो गई। तो मैक्सिमम हाइट कितना होता है? v डैश स्क्वायर बाई टू जी, वी स्क्वायर यानी कि यू स्क्वायर बाई कितना होगा? यू बाई टू, टू का स्क्वायर फोर, फोर इंटू टू 8g हो जाएगा। और यू स्क्वायर किसके इक्वल था? 2gh/8g, क्योंकि u इक्वल टू जानते हो कितना होगा? अंडर रूट टू जी एच। एच हाइट से गिरा है तो अंडर रूट टू जी एच होगा। इसको रखोगे तो आंसर कितना आएगा? h/4। ओके, आंसर किसके इक्वल होगा? h/4। वैसे भी देखो मास डबल है तो स्पीड आधी हो गई, और स्पीड आधी हो गई तो स्पीड का स्क्वायर 1/4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि हाइट जो है स्पीड स्क्वायर पर डिपेंड करती है। क्लियर? अगले पार्ट 28 की तरफ बढ़ते हैं। एक सॉलिड स्फीयर रोटेट कर रहा है अबाउट अ डायमीटर एट एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यहाँ से, ओके, इफ इट कूल्स सो दैट द रेडियस रिड्यूस टू 1/n टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, द एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? एक बात बताइए, देखिए ये तो अर्थ वाले से रिलेटेड है ना। जब हम एंगुलर रेडियस को ओमेगा के बारे में बात करनी है, आई इंटू ओमेगा क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ओके। आई को हमने के टाइम्स ऑफ एम आर स्क्वायर लिख दें, ओके, या इंटू ओमेगा इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट। जो ओमेगा होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा, और ये क्या होगा? 1/n टाइम्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? ओके, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? एन स्क्वायर बेसिकली।
एन स्क्वायर टाइम्स ओमेगा हो जाएगा, यानी ओमेगा बढ़ जाएगा। रेडियस कम होगी तो ओमेगा बढ़ेगी, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। आप चाहो तो I1 ओमेगा 1, I2 ओमेगा 2 से भी कर सकते थे, बट हमने डायरेक्ट कर दिया है। ओके, चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। एक लैडर है जिसका वेट है 250 न्यूटन, प्लेस्ड अगेंस्ट स्मूथ वर्टिकल वॉल। ओके, ऐसा कुछ है। ये वॉल स्मूथ है, मतलब इसमें फ्रिक्शन नहीं लगेगा, यहाँ तो लगेगा। ओके, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो नीचे mg के बराबर होगा, और mg यही नॉर्मल होगा। ये नॉर्मल फोर्स और mg बराबर होंगे तो 250 न्यूटन होगा। ओके, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है, 0.3। ओके, अब क्या पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अवेलेबल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन लेदर एंड द फ्लोर। यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है, ये बताओ। मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, म्यू इंटू नॉर्मल, और म्यू कितना है 0.3, और नॉर्मल कितना है 250। क्या ये 75 न्यूटन आ जाएगा? ओके, और 75 न्यूटन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ही हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, एक बॉडी है जिसका मास m है, फॉल्स फ्रॉम हाइट h एंड कोलाइड विद अनदर बॉडी ऑफ सेम मास। आफ्टर कोलिजन टू बॉडी कंबाइंस एंड मूव थ्रू द डिस्टेंस d टिल दे कम टू रेस्ट, फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स। देखिए ये बहुत ही ना मतलब कंट्रोवर्शियल सवाल है और इंपॉर्टेंट भी है। बताते हैं क्या है इसका जो आंसर आएगा, वो अलग अलग केसेस में अलग अलग आएगा। ये सवाल फेमस तो है, बट इसमें क्या है ना कि डिफाइन नहीं किया गया कि रेजिस्टिव फोर्स कहाँ से कहाँ तक लग रहा है। वो जो रेजिस्टिव फोर्स का रीजन है, उसको अगर आप अलग-अलग कंसीडर करते हैं तो आंसर अलग-अलग आएगा। मैं उसका एक पॉसिबल क्वेश्चन करके दिखाता हूँ क्या होता है। जैसे मान के चलो कि एक m मास है और ये h हाइट से गिरा, तो इसकी स्पीड थी √2gh। ओके, इसकी स्पीड कितनी थी, √2gh। ओके, तो जब यहाँ से गिरा, तो अब बाद में वो दो एक एक और m मास से कोलाइड हुआ, तो स्पीड m हो गई और इसकी स्पीड v डैश हो गई। दोनों मास मिलके v डैश। तो अब बताओ v डैश किसके इक्वल होगा, √2gh/2 या फिर √gh/2। क्लियर है? ओके, अब इस केस में काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ। ओके, कोलिजन हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस है। काइनेटिक एनर्जी का लॉस किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है वो है हाफ इनिशियल, हाफ m u स्क्वायर, ये है 2gh माइनस ऑफ हाफ m की जगह है 2m इंटू वी स्क्वायर, बेसिकली ये gh/2 हो जाएगा। इसको जब तुम सॉल्व करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, mgh/2 और ये mgh, ये बन जाएगा mgh/2। क्लियर है? ओके, अब हमें क्या करना है, देखो, वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई रेजिस्टिव फोर्स, ओके, इज इक्वल टू चेंज इन या लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाई ग्रेविटी का फोर्स कितना आप मानोगे, बेसिकली m जो है वो चला है mg एच लिखना चाहिए, लेकिन एच प्लस हम डी लिखेंगे। ये पूरा पूरा ओवरऑल हाइट है, एच के बाद डी और चला है, प्लस रेजिस्टिव फोर्स का वर्क डन दैट यू हैव टू कैलकुलेट इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगा mgh/2। ओके, अब इसे आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए और वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स आ जाएगा, शायद ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा, mgh+2d। इस तरीके से आप प्रॉब्लम को बना लीजिएगा। ठीक है, 31, for a system to follow the law of conservation of linear momentum। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बताना है, तो ये केवल तभी होता है जब टोटल एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे क्या हो, जीरो हो, और कोई शर्त ही नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कब काम करता है, जब नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है, बाहर से कोई नेट फोर्स नहीं लगना चाहिए। क्लियर? चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। डिस्क इज रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बाई टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ओके, और टोटल एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर 1 + k² बाई आर स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो किसके इक्वल होगा, k² बाई आर स्क्वायर अपॉन 1 + k² बाई आर स्क्वायर। अब सुनिएगा, ये k² बाई आर स्क्वायर डिस्क के लिए क्या होता है, 1/2, तो ये होगा 1/2 अपॉन 1 + 1/2। सॉल्व करोगे 1/3 आ जाएगा। ओके, तो आंसर क्या होगा, 1:3। आंसर क्या हो जाएगा, 1:3। आगे देखिए, द स्लोप ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोजीशन वेक्टर कर्व गिव्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ। देखो, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है, वर्सेस पोजीशन तो डी के बाई डी एस, अगर तुम डिफ्रेंशिएट करो इसको तो हाफ एम वी स्क्वायर का 2v इंटू डी वी बाई डी एस। ओके, तो ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, एम वी डी वी बाई डी एस, और वी डी वी बाई डी एस तो एक्सेलेरेशन होता है, तो मास इंटू एक्सेलेरेशन। यहाँ तक सही है, ये तो फोर्स होता है। आपसे फोर्स नहीं पूछा है कि क्या देता है, ये बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट,
ये तो फोर्स तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ना, फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? डी, फोर्स करेक्ट होगा। अगर आप ध्यान से ना देखें तो शायद आपने फोर्स लगा दिया होगा, ये नहीं लगाना था। आपसे पूछता है कि इसका स्लोप क्या होता है तो फोर्स होता है, लेकिन इसका चेंज किसका रेट ऑफ चेंज होता है? तो आप बोलेंगे मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज ही तो फोर्स होता है ना। ओके, चलिए आइए, ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है इलास्टिक कोलिजन का। ध्यान से देखो क्या होता है। एक बॉल है जिसका मास m है और किसी वॉल से कोलाइड करती है, इसकी स्पीड है 4। ओके, तो ये 4 से ऐसे गया, 4 से गया तो 4 से आना चाहिए था। ठीक है, बट अगर जो वॉल है, ये वॉल खुद इसकी तरफ 1 से आ रही है, इस वॉल का डबल स्पीड इसको मिल जाता है। ओके, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 6 मीटर पर सेकंड। ओके, ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए था, 6 मीटर पर सेकंड अवे फ्रॉम द वॉल। जो जितने से जा रहा है बॉल उतने से आएगा, इलास्टिक कोलिजन है, बट वॉल जो चल रही है, वॉल की डबल स्पीड इसे मिल जाएगी, वॉल की डबल स्पीड और मिल जाएगी। तो 4 तो रहेगा ही रहेगा, अगर वॉल 1 था तो इसको 2 और मिल जाएगा, तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट। अब आपको बताना है एंगुलर मोमेंटम। भाई पोजीशन दे रखा है और मोमेंटम दे रखा है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी है, इसे सॉल्व करिए। आई कैप, जे कैप, के कैप। आर क्या है? 1 2 -1 और पी क्या है? 3 4 -2। देखो, आई कैप में ये कैंसिल हो जाएगा, ये बताओ ये कितना होगा? ये -4 एंड माइनस माइनस +4, ये तो 0 हो गया, ठीक है? और फिर उसके बाद हो जाएगा माइनस ऑफ जे कैप। जे कैप में क्या होगा? ये पूरा काम खत्म, ये खत्म। ये बताओ ये क्या होगा? -2 और -2 और +3 हो जाएगा। ओके, +3 और फिर प्लस के कैप। के कैप में बताइए क्या-क्या होगा? के कैप में ये खत्म, कितना होगा? 4 -6 और 4 -6 ये 2 आ जाएगा। ये तो आई कैप तो 0 है। ये बताओ ये कितना होगा? ये +1 माइनस जे कैप एंड प्लस क्या होगा? 2 के कैप, कुछ इस तरीके से होगा। माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। इसमें आई नहीं है। आपसे पूछा है कि इट इज परपेंडिकुलर टू, ये तो वाई जेड प्लेन में है। वाई जेड प्लेन जो है एक्स एक्सिस के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, जो 0 है उसी के परपेंडिकुलर होगा। ओके, चलिए अगला पार्ट है। एक बॉडी है जिसको केवल वाई डायरेक्शन में ही चलना है और फोर्स तो तीनों डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन हमारा काम का फोर्स केवल वाई है और हमने 10 मीटर डिस्प्लेस किया है, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है 15, डिस्प्लेसमेंट है 10। कितना आंसर आ जाएगा? 150 जूल। कितना आएगा? 150 जूल। अब आते हैं, एक सर्कुलर रिंग है जिसका मास 6 केजी है, रेडियस सच दैट सेंटर लाई ऑन द ओरिजिन। ओके, ठीक है, तो ऐसा कुछ दे रखा है। तो इसका एक बात बताइए, ये ऐसे है, ये ओरिजिन है। टू पार्टिकल्स ऑफ मास 2 केजी ईच और इंटरसेक्ट ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक यहाँ पे रखा गया और एक यहाँ पे रखा गया और इसका अपना सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे होगा, तो ऐसे मान लो। एक बात बताइए, इनका पोजीशन वेक्टर कैसा होगा? एक बात बताओ, ये जो है, इसका जो सेंटर, ये सिमेट्रिकली रखी गई है, तो ये लाइन लाइन ऑफ सिमेट्री है ना, ध्यान से देखो, जितना इधर डिस्टेंस उतना इधर डिस्टेंस, ये एंगल 45 होना चाहिए। ओके, बराबर बराबर होगा, सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे लाई करेगा, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बराबर होगा और आंसर किसके इक्वल हो जाएगा? 4 के इक्वल, मतलब 45 के इक्वल हो जाएगा। ओके, चलिए अगले पार्ट की ओर। एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ध्यान से देखो। दो स्फीयर्स हैं, मास m एंड रेडियस r/2, ये भी r/2 है, ये भी r/2। ध्यान से देखिए, r नहीं है, r/2 है, तो गलती हो सकती थी आपसे। इसका लेंथ रॉड का दे रखा है, लेकिन रॉड का मासलेस है तो कोई मतलब ही नहीं है। आपसे पूछा गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ वन ऑफ द स्फीयर। एक स्फीयर देखो, पहले सॉलिड है कि हॉलो है, कुछ नहीं दिया, सॉलिड मान के चलिए। पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? पहले वाले का 2/5 mr स्क्वायर। r कितना है? r/2 का होल स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का कितना होगा? दूसरे वाले का 2/5 mr स्क्वायर, r/2 का होल स्क्वायर प्लस md स्क्वायर, क्योंकि इस एक्सिस का पता है मुझे, इसके अबाउट निकालना है। तो यहाँ से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है? 2r, m इंटू 2r का होल स्क्वायर। ये पूरी कहानी बन जाएगी। ओके, अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। एक पार्टिकल है जिसका मास m है, ये सर्कल रेडियस r में मोशन कर रहा है। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इसकी वैल्यू v स्क्वायर बाई r होती है, ये गिवन है 4 बाई आर स्क्वायर। इसको r से एक r कैंसिल करोगे तो v की वैल्यू आएगी 2 बाई अंडर रूट, कितना आएगा? 2 बाई अंडर रूट आर। मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। अब बताइए मोमेंटम किसके इक्वल होता है? मास इंटू वेलोसिटी। ओके, मास और वेलोसिटी कितना है? 2 बाई अंडर रूट आर। आंसर इज 2m बाई अंडर रूट, 2m बाई अंडर रूट आर। क्लियर है इतना? ओके, अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो, एक ब्लॉक है, इसका, अच्छा हाँ ठीक है, इसकी लेंथ एल दे रखी है, ऐसे समझिए। ओके, ऑप्शन देख के मुझे सवाल पता चल गया कि क्या होगा, और ये एंगल थीटा है। तो अगर ये ब्लॉक एक्स डिस्प्लेस करता है तो पूरा सिस्टम पीछे आता है,
पीछे कितना आता है आपको भी पता होना चाहिए, m इंटू एक्स अपॉन टोटल मास m प्लस m, बस इतना होता है। ये आपको पता है क्योंकि सेंटर ऑफ मास नहीं चलेगा। इसका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है ml या mx बाई m प्लस x। x जो है वो इसका डिस्प्लेसमेंट है इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो अब बताओ ये जो x है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, l का कौन सा कंपोनेंट होगा, cos थीटा, तो आंसर हो जाएगा ml cos थीटा बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम m प्लस m। ओके, ये रिजल्ट आप डायरेक्टली याद रखेंगे। क्लियर है? ओके, इसको डायरेक्ट याद रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो कि कोई ब्लॉक होता और इसके ऊपर एक स्मॉल m होता, इसको x चलाते तो ये कैपिटल M कितना पीछे आता, तो यही जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है mx बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ओके, चलिए अगले पार्ट की ओर देखो। एक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे रखा है और आपसे 0 से लेके 6 मीटर तक क्या पूछा गया, वर्क डन। वर्क डन मतलब एरिया निकालना है। तो ये बताओ ये एरिया कितनी होगी, ये तो 9 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और ये आ जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, ये आ जाएगा 4.5। 9 प्लस 4.5 आंसर कितना होगा, 13.5। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी आपको यहाँ पर। ओके, अगले पार्ट की ओर देखो। एक पार्टिकल है विच इज मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कल, द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन पासेस थ्रू द टू पोजीशंस 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो क्या होगा। एक बात सोचिए, जब ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और ये तो 30 डिग्री का आपको दे रखा है T1, ओके, और 60 डिग्री का क्या दे रखा है T2। ये जितना जितना यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट के पास होगा उतना टेंशन ज्यादा होगा। इसका टेंशन ज्यादा है, इसका टेंशन क्या है, कम। ऊपर जाने पर टेंशन कम होता है, इसका मतलब है कि T1 ज्यादा होगा और T2 क्या होगा, कम होगा। ओके, चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। 43, देखो एक बॉडी है, इसका मास m है, while falling vertically downward under the gravity breaks into two parts, a body of mass m by 3 और दूसरा है 2m by 3। center of mass of the body b and c taken together shift compared to the origin that of body a। एक काम करते हैं, it doesn't shift। ध्यान से देखिए, जब भी कभी भी एक्सप्लोजन होता है यहाँ पे क्या होता है, हाँ ब्रेक होता है, एक्सप्लोजन होता है या कुछ भी होता है जहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता है, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास के मोशन में कोई चेंज नहीं होता, शिफ्ट में कोई चेंज नहीं होता। ओके, तो सेंटर ऑफ मास में कोई शिफ्ट ही नहीं होगा बिकॉज ऑफ एक्सप्लोजन। ओके, उसके बाद मोशन करेगा बट ये शिफ्ट नहीं होता है। ठीक है, ओके, इंटरनल फोर्सेस की वजह से सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं होता है, हमेशा के लिए याद रखिएगा। एक अगला प्रॉब्लम, इफ द रॉड इज अनबैंक्ड, इफ द रोड इज अनबैंक्ड एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर दे रखा है मैक्सिमम स्पीड, तो बैंकिंग को कंसीडर नहीं करना है। तो जो म्यू होता है वही तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, और tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी होता है, यहाँ म्यू इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी हो जाएगा। तो आपसे मैक्सिमम स्पीड अगर कोई पूछे तो ये आएगा अंडर रूट म्यू आर जी, डायरेक्ट याद रखना है आपको। म्यू कितना है, 0.8। रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस है 84.5 इंटू जी कितना है 10, जी कितना है 10। अब इसे सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 8 इंटू 84.5। अब इसे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये 600, 670 के आसपास आएगा। ठीक है, अब 670 जो होगा, हाँ, 670 680 के आसपास होगा। तो देखो 25 का 625 होगा, ये 25 से ज्यादा होगा, इसका मतलब कितना होगा 26 मीटर पर सेकंड। ये तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो ये तो नहीं होगा। क्लियर है? ओके, तो ये 26 मीटर पर सेकंड ही होगा, इसे देख लीजिएगा एक बार। अब आइए स्टैंडर्ड फॉर्मूला पूछ लिया गया है। एक यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट है, इसका मास m और साइड a है। ओके, क्या पूछा है, इसके अबाउट कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपको पता है इसका कितना होता है, इसका होता है ma स्क्वायर बाई 3, और इस अबाउट कितना होता है ma स्क्वायर बाई 3। इन दोनों को ऐड कर दो तो इसके अबाउट कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ma स्क्वायर बाई 3, 2 टाइम्स ऑफ ma स्क्वायर बाई 3। तो ये था पूरा आपका पेपर। ओके, आई होप कि आपने सब कुछ सही किया होगा और इसे करते रहें, बहुत ही पास हैं हम लोग ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के। ओके, आने वाले एक पेपर के बाद आपका ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे हम फिर से क्लास 11th के स्टार्टिंग टॉपिक से लेकर 12th तक पूरा पूरा कवर करने वाले हैं, और फिर हम फुल सिलेबस टेस्ट की ओर बढ़ जाएंगे। ओके, तो ये था, ये जो पेपर थे अब तक जो आपके होते आ रहे थे, या एक पेपर और रिमेनिंग है, वो टोटली कम सिलेबस में कॉन्सेप्चुअल बेस्ड प्रॉब्लम थे। ओके, कभी आपको पेपर आसान मिला था, कभी आपको पेपर थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा टफ, कभी आपको कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम थे, तो हर लेवल पे हम लोग एक लेयर में तैयारी कर चुके हैं। अब आता है सेकंड लेयर आने वाले एक टेस्ट के बाद। अब उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर होइए, पुराने सारे पेपर्स को रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से तैयार हो जाइए, तो थोड़ा सा गियर अप करते हैं नीट के लिए। ओके, तो बच्चों इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अगली बार नेक्स्ट सोल्यूशन में। ओके, चलो, ओके, थैंक यू।